गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाँचवीं तथा छठी कक्षा के हिंदी 2 से 10वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। चलिए, क्रिया किसे कहते हैं उसे हम जानते हैं। जिस शब्द अथवा सब समूह के द्वारा किसी काम के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी भी काम के करने या होने का पता चले तो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे सुधा नाच रही है, नाच रही है यहाँ क्रिया है। सैलभ दूध पी रहा है, वैभव स्कूल जा रहा है। पूनम काम कर रही है, यहाँ पी रहा है, रही है, जा रहा है, कर रही है। यह सब क्रिया के उदाहरण हैं। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रही है, कर रही है से काम के व्यापार का बोध हो रहा है, अथवा इनमें से किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये क्रिया है। धातु की परिभाषा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, जा, खा, गा, रो, पी आदि। यह सब क्रिया के मूल रूप है। इन्हीं धातुओं से पढ़ता है, लिखता है, जाता है, खाता है, गाता है, रोता है और पीता है क्रियाएं बनती है। क्रिया का सामान्य रूप। चलिए देखते हैं क्रिया के सामान्य रूप किसे कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से बनता है, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, गाना, रोना और पीना। तो क्रिया के सामान्य रूप किसे कहते हैं? जब हम धातु कौन से थे? पढ़, लिख पर ना प्रत्यय लगाते हैं तब वो क्रिया के सामान्य रूप बन जाते हैं। जैसे आपने उदाहरण में देखा, पढ़ना, लिखना आदि। यह सब भाववाचक संज्ञाएं भी है। क्रिया के मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन से? पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। पहला अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की भागती है, दूसरा कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। इनमें पहला वाक्य अकर्मक है क्योंकि भौंकता है क्रिया भौंकने के व्यापार और फल को बताती है। भौंकने वाला कुत्ता है, इसलिए कुत्ता करता है। यह वाक्य बिना कर्म के है, तो यह अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। दूसरा सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की बंदर को देख रही है, सीता हार पिरो रही है। ऊपर के वाक्य में देखना और पिरोना पर क्रिया का फल पड़ रहा है, इसलिए बंदर और हार कर्म है। इन पर क्रिया का फल पड़ रहा है, इसलिए यह क्रियाएं सकर्मक है। तो सकर्मक क्रिया में किसका फल पड़ता है? कर्म का।
और अकर्मक क्रिया में कर्ता का। सकर्मक क्रिया के उदाहरण जैसे पहला, गीता रामायण पढ़ती है। दूसरा, भबड़ा फूलों का रस पीता है। तीसरा, मोहन बाग को जाता है। चौथा, सौरभ फिल्म देखता है। यहाँ रामायण, फूलों, बाग, फिल्म सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के अन्य 2 भेद। यह 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए आवश्यकता नहीं है। पहला, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा, पूर्णकालिक क्रिया। पहला, प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरणा देता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस सब से हमें यह पता चले कि क्रिया स्वयं अपना काम न कर दूसरा को प्रेरणा देता है, उन्हें हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दर्जी से कपड़ा सिलवाता है। सोहन धोबी से कपड़े धुलवाता है। राम चोर को सिपाही से पिटवाता है। लीला शीला से पत्र लिखवाती है। रमा श्यामा से दान दिलवाती है। यहाँ कर्ता स्वयं अपना काम नहीं कर दूसरा को प्रेरणा देने में के योग्य है। दूसरा, पूर्णकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले की क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया कर के लगाने से बनती है। जैसे धोबी कपड़े लेकर के आया है। मोहन पढ़ कर के स्कूल से आ रहा है। मैं नहा करके खाना खाता हूँ। चौथा, सोहन बोल करके लिखता है। पांचवा, नर्तकी नाच करके गाती है। तो यहाँ करके लगाने से हमें पूर्णकालिक क्रिया का बोध होता है। तो इस प्रकार हम यह पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।